हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 7 नवंबर 2024 और हम बात करने वाले हैं आज के रेगुलर मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। वीडियो में अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और हम बात करेंगे आज के पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूपी मदरसा एक्ट 2024 को संवैधानिक बताया? यानी कि भी हाल ही में ये जो न्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रही है कि किसके द्वारा ये जो जारी किया गया कि यूपी मदरसा एक्ट 2004 जो है ये संवैधानिक है, ये किसके द्वारा बताया गया? तो ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सरकार, बी ऑप्शन है केंद्र सरकार, सी ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट और डी ऑप्शन है हाई कोर्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय देते हुए ये बात कही कि यूपी मदरसा एक्ट 2004 जो है वो संवैधानिक है और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया हुआ है। आप आर्टिकल में भी देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, यूपी मदरसा एक्ट 2004 संवैधानिक घोषित कर दिए गए हैं। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट 2004 को संवैधानिक बताया तथा उत्तर प्रदेश में मदरसे अब चलते रहेंगे और 16,000 मदरसों के 17 लाख स्टूडेंट सरकारी स्कूल नहीं भेजे जाएंगे। यानी बात ये की जा रही थी कि यूपी मदरसा एक्ट के तहत बताया जा रहा था कि जो 16,000 मदरसे हैं इनको बंद करने की बात की जा रही थी और इनके अंतर्गत जो 16 लाख स्टूडेंट थे इनको जो सरकारी स्कूल होते हैं उनमें भेजे जाने की बात की जा रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने ये बताया कि यूपी मदरसा एक्ट 2004 जो है वो संवैधानिक है और इसके तहत अब जो 16,000 मदरसे होंगे इनको बंद नहीं किया जाएगा, ये चलते रहेंगे। बात करें अगर मदरसा एजुकेशन एक्ट की तो 2004 में मुलायम सिंह की सरकार के समय उत्तर प्रदेश में मदरसा एजुकेशन एक्ट ये बना था। सबसे पहले 2004 में दारुल उलूम वासिया मदरसा के मैनेजर सिराजुल हक ने ये एक याचिका दाखिल की थी और तब से ये जो मामला था ये चल रहा था और अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया है कि यूपी मदरसा एक्ट 2004 ये संवैधानिक है। आगे हम बात करें क्या है यूपी मदरसा बोर्ड कानून, इसके अंतर्गत क्या कुछ बताया गया है। तो यूपी मदरसा बोर्ड एजुकेशन एक्ट 2004 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित कानून था और इस कानून को राज्य में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लागू किया गया था। यानी कि ये जो यूपी मदरसा बोर्ड एजुकेशन एक्ट था इसके अंतर्गत जो मदरसों की शिक्षा व्यवस्था होती है इसको बेहतर बनाने के लिए इसको लागू किया गया था और इस कानून के तहत मदरसे को न्यूनतम मानक पूरा करने पर बोर्ड से मान्यता मिल जाती थी। ये होता था यूपी मदरसा बोर्ड कानून और इसके तहत ये कुछ प्रावधान किए गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने किन राज्यों के लिए 15वें वित्त आयोग का अनुदान जारी किया? यानी जो 15वां वित्त आयोग अनुदान है इसको किसने जारी किया है? तो ए ऑप्शन है मिजोरम, बी ऑप्शन है त्रिपुरा, सी ऑप्शन है हरियाणा और डी ऑप्शन है तीनों। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों, जिसमें मिजोरम, त्रिपुरा और हरियाणा, इन तीनों राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग का अनुदान जारी किया है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम डिटेल में बात करें तो केंद्र सरकार ने हरियाणा, त्रिपुरा और मिजोरम के ग्रामीण स्थानीय निकायों यानी रूरल लोकल बॉडी, जिसे हम RLB के नाम से जानते हैं, इसको 15वें वित्त आयोग अनुदान जारी किया गया है। कब जारी किया गया? तो 5 नवंबर 2024 को इसको जारी किया गया और ये अनुदान वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए है और इसके अंतर्गत हरियाणा में ग्रामीण स्थानीय निकाय यानी कि रूरल लोकल बॉडीज़ को 194.87 करोड़ रुपए मिले और वहीं त्रिपुरा को 78.5 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। खासकर RLB जो बॉडीज़ हैं यानी रूरल लोकल बॉडीज़ हैं इनको 15 वित्त आयोग के द्वारा ये अनुदान जारी किए गए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में संसद का शीतकालीन सत्र कब से शुरू हो रहा है? यानी भी हाल ही में जो संसद का शीतकालीन सत्र है वो प्रारंभ हो रहा है, तो किस डेट से कब से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है? तो ए ऑप्शन है 23 नवंबर, बी ऑप्शन है 25 नवंबर, सी ऑप्शन है 20 नवंबर और डी ऑप्शन है 15 नवंबर।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। अगर हम इसके बारे में डिटेल में बात करें तो 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हो रहा है और यह सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा, यानी लगभग आप कह सकते हैं 1 महीने के आसपास ये सत्र 20-25 दिन चलने वाला है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान क्या क्या जो बिल हैं वो पेश किए जाएंगे, तो इसमें वन नेशन वन इलेक्शन, वक्फ बोर्ड विधेयक समेत कई जो बिल हैं वो पेश किए जा सकते हैं। और इसी शीतकालीन सत्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है। तो कुछ ये ऐसे प्रस्ताव हैं, ऐसे बिल हैं जिनको शीतकालीन सत्र के समय इन पर सुनवाई की जा सकती है या इन पर ये जो बिल हैं ये पेश किए जा सकते हैं, जिनमें वन नेशन वन इलेक्शन अभी हाल ही फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा, और वक्फ बोर्ड विधेयक इस समेत कई बिल जो है वो पेश किए जाएंगे। तथा इसी शीतकालीन सत्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है, ऐसी बातें आ रही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत ब्रांड चावल और आटा योजना के दूसरे चरण का उद्घाटन किया? यानी भारत ब्रांड चावल और आटा योजना, इसके दूसरे चरण का जो उद्घाटन है वो किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया? तो ए ऑप्शन है नितिन गडकरी, बी ऑप्शन है चिराग पासवान, सी ऑप्शन है प्रहलाद जोशी और डी ऑप्शन है अमित शाह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारत ब्रांड चावल और आटा योजना के दूसरे चरण का इन्होंने उद्घाटन किया हुआ है। डिटेल में अगर इसके बारे में बात करें तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारत ब्रांड चावल और आटा योजना के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। कब इन्होंने किया? तो 5 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में इन्होंने इसका उद्घाटन किया हुआ है। अगर भारत ब्रांड आटा के बारे में भी बात की जाए तो 30 रुपये प्रति किलोग्राम भारत ब्रांड आटा तथा भारत ब्रांड जो चावल है ये 34 रुपये प्रति किलोग्राम के दाम पर ये उपलब्ध होगा। और इस बार आटा और चावल के जो रेट हैं वो पहले चरण के रेट की तुलना में बढ़ाए गए हैं, यानी कि जो पहला चरण लागू किया गया था, भारत ब्रांड चावल और आटा योजना का जो पहला चरण शुरू किया गया था, उस चरण से आटा और चावल के जो रेट हैं वो इस द्वितीय चरण में उन रेटों को बढ़ाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फिल्म फेस्टिवल के 55वें संस्करण में भारतीय सिनेमा के कितने कलाकारों की जन्म शताब्दी मनाई जाएगी? अभी हाल ही फिलहाल में फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाने वाला है, IIFFI जो है वो प्रस्तावित है। 55वां संस्करण जो इसका है वो उद्घाटन उसका किया जाना है, उसको मनाया जाना है। तो इसके तहत भारतीय सिनेमा के कितने जो कलाकार हैं उनकी जन्म शताब्दी मनाई जाएगी? तो ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 5। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 जो कलाकार हैं इनकी जन्म शताब्दी इस बार के 55वें फिल्म फेस्टिवल में मनाई जाएगी। अगर हम डिटेल में बात करें, आप यहाँ देख सकते हैं कौन कौन से जो कलाकार हैं उनकी जो जन्म शताब्दी है वो मनाई जाएगी। तो इसके अंतर्गत भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI के 55वें संस्करण में भारतीय सिनेमा के 4 कलाकारों की जन्म शताब्दी मनाई जाएगी। इनमें कौन कौन है? तो इस साल IFFI में राज कपूर, तपन सिन्हा, अक्कीनेनी नागेश्वर राव और मोहम्मद रफ़ी की विरासत को श्रद्धांजलि दी जाएगी, यानी इन 4 लोगों की जो जन्म शताब्दी है वो मनाई जाएगी। इन सभी कलाकारों का, यानी जो चारों कलाकार हैं इनका जन्म 1924 में हुआ था। और IFFI जो 2024 है, जो 55वां संस्करण है, वो इस साल 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा, यानी इसका आयोजन 20 से 28 नवंबर को गोवा में होगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 28 नवंबर गोवा में होना इस बार प्रस्तावित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया? तो ए ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, बी ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह, सी ऑप्शन है रिद्धिमान साहा और डी ऑप्शन है शुभमन गिल।
तो इस बार कम से कम 2-3 महीने से अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, चाहे वो भारतीय क्रिकेट से संबंधित हो, बैडमिंटन संबंधित हो, फुटबॉल से संबंधित हो, सभी दिग्गज जो प्लेयर हैं उन्होंने धीरे धीरे संन्यास लेने की जो घोषणा है वो कर दी है। और उसी में से एक और जो प्लेयर हैं भारतीय क्रिकेटर से संबंधित भारतीय क्रिकेटर हैं, इन्होंने भी संन्यास का ऐलान किया। तो ऑप्शन नंबर सी यानी रिद्धिमान साहा ने, भारतीय क्रिकेटर हैं ये, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। इन्होंने एक ट्विटर के जरिए, ट्विटर का एक्स जो है जिसका नाम बदल करके एक्स हो गया है, तो इसके जरिए इन्होंने एक पोस्ट के द्वारा इन्होंने इसकी जानकारी दी। डिटेल में अगर हम बात करें तो भारतीय विकेट कीपर और बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया है। इन्होंने संन्यास की जो घोषणा 4 नवंबर 2024 को की। तो ये 40 साल के, इनका जो 40 वर्षीय हैं रिद्धिमान साहा, और ये पिछले 3 साल से टीम से बाहर हैं, यानी टीम में नहीं खेल रहे हैं पिछले 3 साल से। इन्होंने अपना आखिरी जो मैच था इंटरनेशनल मैच वो 2021 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, और उसके बाद से ये टीम से बाहर थे और अब जाकर के इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश में धार्मिक त्यौहार काली पूजा पूरे उत्साह के साथ मनाया गया? यानी कौन सा ऐसा देश है जहां पर काली जो पूजा है वो पूरे उत्साह के साथ में मनाया गया। खासकर दीपावली के दिन ये जो काली पूजा होती है ये मनाया जाता है, क्योंकि कुछ क्षेत्र भारत में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर दीपावली के दिन काली जी की पूजा की जाती है, जिसमें पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है वहाँ पर काली जी की पूजा की जाती है। तो ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है बांग्लादेश, सी ऑप्शन है नेपाल और डी ऑप्शन है भूटान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बांग्लादेश में धार्मिक त्यौहार काली पूजा पूरे उत्सव के साथ में मनाया गया। अगर हम डिटेल में इसके बारे में बात करें तो बांग्लादेश में हिंदू समुदाय का धार्मिक त्यौहार काली पूजा पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया गया। इसकी मुख्य विशेषताएं देवी काली की पूजा करना, अपने दिवंगत जो बुजुर्ग हैं उनकी याद में अपने घरों, मंदिरों और शमशानों में मिट्टी के दीपक जलाना, ये इसके अंतर्गत, इस पूजा के अंतर्गत ये सब जो क्रियाएं हैं ये की जाती है। काली पूजा को रोशनी का त्यौहार यानी दीपावली या दिवाली भी कहा जाता है। इस समय उत्तर भारत और लगभग भारत के कई क्षेत्र हैं वहाँ पर दीपावली के रूप में इसे मनाते हैं, लेकिन जबकि पश्चिम बंगाल की तरफ इसे कह सकते हैं काली पूजा के रूप में इसे मनाया जाता है। तो दीपावली का ही ये त्यौहार है जहाँ पर उत्तर भारत के क्षेत्र में श्री राम जी की पूजा की जाती है, वहीं पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में काली जी की पूजा इस दिन की जाती है। अगर आपको दीपावली से जुड़े अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, अनोखे तथ्य हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता, किस किस क्षेत्रों में दीपावली कैसे मनाई जाती है, किन किन की पूजा की जाती है, कहाँ पर, तो इसके बारे में अगर आपको फुल डिटेल जानकारी चाहिए तो आप जाकर के वीडियो चैनल पे जाकर के आप वो वीडियो देखिए जो मैंने दीपावली पर ये वीडियो बनाई है। आप उस वीडियो को पूरी देखिए, आपको उसमें जो जानकारी है काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। बढ़ेंगे हम वीडियो में आगे की तरफ और हम डिटेल में बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण शुरू हुआ? यानी भारत और किस देश के बीच में वज्र प्रहार जो अभ्यास है ये आयोजित किया जाता है, और इस बार 15वां जो संस्करण है वो आयोजित किया गया। तो ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है वियतनाम और डी ऑप्शन है यूक्रेन। तो भारत और अमेरिका के बीच यानी ऑप्शन नंबर बी, भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण इस बार शुरू किया गया। आप आर्टिकल में भी देख सकते हैं 15th एडिशन ऑफ ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज वज्र प्रहार विद यूएस आर्मी। डिटेल में अगर हम बात करें तो भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का 15वां जो संस्करण था वो इस बार शुरू हुआ। कहां पर इसको आयोजित किया गया? तो इडाहो, अमेरिका के ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में इसको आयोजित किया गया। इडाहो क्षेत्र है अमेरिका का और वहाँ का जो आर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। अगर हम पिछले वर्ष की बात की जाए तो पिछले वर्ष दिसंबर 2023 में मेघालय में ये जो अभ्यास है ये आयोजित किया गया था, और उसके बाद इस वर्ष का यह दूसरा संयुक्त अभ्यास है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और अन्य प्रकार से जो सैनिक गतिविधियां हैं उनके अंतर्गत सहयोग प्रदान करना रहता है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ, यानी किस राज्य में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ किया गया है। तो ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है नागालैंड, सी ऑप्शन है मणिपुर और डी ऑप्शन है मिजोरम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी अरुणाचल प्रदेश में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ किया गया। डिटेल में अगर इसके बारे में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के पाक्के केसांग जिले में पक्के टाइगर रिजर्व, जिसे हम PTR के नाम से जानते हैं, पक्के टाइगर रिजर्व में बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन किया गया। वेस्ट बैंक फॉरेस्ट कैंप में स्थित बटरफ्लाई पार्क का जो उद्देश्य है वो जैव विविधता संरक्षण प्रयासों को बढ़ाना और क्षेत्र में इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करना, यानी कि टूरिज्म को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। उद्घाटन समारोह के दौरान बीयूराम वाहगे ने पक्के टाइगर रिजर्व के लिए एक नई वेबसाइट भी लॉन्च की। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम बढ़ेंगे अपने अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में IAS अधिकारी अलका तिवारी को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, यानी जो अलका तिवारी हैं इनको किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है नई दिल्ली और डी ऑप्शन है झारखंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी झारखंड राज्य का मुख्य सचिव IAS अलका तिवारी को नियुक्त किया गया है। आप यहां देख सकते हैं IAS अलका तिवारी जी हैं और अलका तिवारी को झारखंड सरकार में मुख्य सचिव इनको बनाया गया है। अलका तिवारी के जो पति हैं, हस्बैंड हैं देवेंद्र तिवारी, वर्तमान में झारखंड में ही मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर तैनात हैं। अलका तिवारी जो हैं वो वर्ष 1988 में बिहार राज्य के IAS में इनका चयन हुआ था और केंद्र सरकार में ये सचिव रही और अब उनको झारखंड का मुख्य सचिव बनाया गया है और ये यूपी से संबंधित है, यानी यूपी से ये रिलेट करती हैं। और 1988 में बिहार राज्य से IAS में इनका चयन हुआ था और फिर ये केंद्र सरकार में सचिव रही और अब जाकर के इनको झारखंड का मुख्य सचिव बनाया गया है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे, जो डिटेल है, जो फैक्ट हैं वो भी आपको पसंद आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।